अमेरिका ईरान को धमकी देता है और ईरान पलटकर कहता है हमला करके देख लो। ये सुर्खियां हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास एक स्रोत है जो इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात को एक अलग ही नज़रिए से देखता है। ये स्रोत अम्मार खान नाम के एक यूट्यूब चैनल का वीडियो है और इसका दावा बहुत बड़ा है कि अमेरिका ईरान को हरा ही नहीं सकता। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि ये स्रोत ऐसे दावे के पीछे क्या तर्क देता है। ईरान की वो कौन सी ताकत है जो उसके अनुसार उसे अमेरिकी दबाव के सामने इतना मजबूत बनाती है। तो स्रोत ये दावा कर रहा है कि जो हमें टीवी पर दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है इनके अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं हाल के विरोध प्रदर्शनों से। स्रोत के मुताबिक ईरान में जो प्रदर्शन शुरू हुए उनके पीछे की वजह मतलब बिल्कुल असली और जायज थी। लोग सड़कों पर थे क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, करेंसी की कीमत गिर रही थी और आम इंसान की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। बिल्कुल, और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। उसका दावा है कि ये सिर्फ एक अपने आप शुरू हुआ विरोध नहीं रह गया था। स्रोत के अनुसार अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की। उन्होंने इस आग को और भड़काने के लिए ईरान के अंदर प्रशिक्षित दंगाइयों को भेजा, जिन्हें हथियार भी दिए गए थे। ये तो बहुत बहुत गंभीर आरोप है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये कैसे किया गया? मतलब कुछ दंगाइयों को भेजकर आप पूरे देश का माहौल कैसे बदल सकते हैं? स्रोत के मुताबिक उनकी रणनीति बहुत शातिर थी। इन दंगाइयों का काम था भीड़ में घुसकर पुलिस और असली प्रदर्शनकारियों दोनों पर हमला करना। दोनों पर? हाँ, दोनों पर। सोचिए, एक तरफ वो पुलिस पर पत्थर फेंकते या गोलियां चलाते और दूसरी तरफ वही लोग प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर भी हमला करते। अच्छा। इसका मकसद एक भ्रम पैदा करना था। प्रदर्शनकारियों को लगता कि पुलिस उन पर बेरहमी से गोलियां चला रही है और पुलिस को लगता कि ये प्रदर्शनकारी अब हिंसक हो गए हैं और उनके पास हथियार हैं। एक आर्थिक मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध एक खूनी सरकार विरोधी आंदोलन में बदल जाए। सही कहा। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि ये सिर्फ पर्दे के पीछे की कहानी नहीं थी। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो मतलब सार्वजनिक तौर पर खुल्लम खुल्ला ईरान के लोगों से कहा था कि वो सरकारी इमारतों पर, तेल के कुओं पर कब्जा कर लें और अपनी सरकार को गिरा दें। अच्छा। तो स्रोत इन दोनों चीजों को जोड़कर देखता है, एक तरफ अंदरूनी तोड़फोड़ और दूसरी तरफ बाहरी उकसावा। ठीक है, तो अगर स्रोत के मुताबिक ये सब एक सोची समझी साजिश थी तो इसका अंतिम मकसद क्या था? क्या सिर्फ ईरान में अराजकता फैलाना या कोई बड़ा खेल था? स्रोत के अनुसार मकसद लोकतंत्र लाना बिल्कुल नहीं था। असली लक्ष्य था ईरान में एक ऐसी कठपुतली सरकार बिठाना जो अमेरिका के हितों के लिए काम करे। कठपुतली सरकार? जी। स्रोत इस दावे को मजबूत करने के लिए पहलवी नाम के एक व्यक्ति का जिक्र करता है, जिसे वो अमेरिका का पसंदीदा उम्मीदवार बताते हैं। और इस व्यक्ति के बारे में स्रोत क्या कहता है? मतलब क्यों वो ही? स्रोत का दावा है कि अगर ये व्यक्ति सत्ता में आता है तो उसने 3 बड़े वादे किए हैं। पहला, वो ईरान के तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचेगा। दूसरा, वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए बंद कर देगा। और तीसरा? और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा है, वो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे देगा। अगर ऐसा होता है तो ये उस पूरे क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब कूटनीतिक जीत होगी। एक दिलचस्प मोड़ है। मतलब स्रोत सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक लड़ाई की भी बात कर रहा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत ईरान के कुछ युवाओं की आलोचना करता है जो उसके अनुसार पश्चिमी संस्कृति, शराब, ड्रग्स, नाइट लाइफ के इतने दीवाने हैं कि वो इसके लिए अपने देश की संप्रभुता से भी समझौता करने को तैयार हैं। स्रोत का तर्क है कि ये युवा महिला अधिकारों जैसे नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अमेरिका को हस्तक्षेप करने का बहाना मिल सके। लेकिन महिला अधिकारों का मुद्दा तो असली है। स्रोत उस मुद्दे को खारिज नहीं करता, लेकिन वो एक विरोधाभास की ओर इशारा करता है। उसका कहना है कि अमेरिका, जो आज महिला अधिकारों का चैंपियन बन गया है, उसका अपना रिकॉर्ड वियतनाम, इराक और हाल ही में गजा में इजराइल के समर्थन को लेकर बहुत विवादास्पद रहा है। तो वो एक तरह से अमेरिका की हिपोक्रेसी की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। स्रोत सवाल उठाता है कि क्या ये युवा अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद अपनी हजारों साल पुरानी फारसी सभ्यता और संस्कृति को बचा पाएंगे या वो अपनी पहचान खोकर बस एक और अमेरिकी कल्चरल कॉलोनी बनकर रह जाएंगे। तो अगर अमेरिका ये सब चाहता है
और उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, तो वो सीधे हमला क्यों नहीं कर देता? स्रोत इसका क्या जवाब देता है? स्रोत के मुताबिक ये सब धमकियां जो हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। दिखावा? बिल्कुल। अमेरिका जानता है कि ईरान पर सीधा सैन्य हमला करना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? और बहुत महंगा पड़ेगा। इसके कई कारण हैं। एक तो ईरान की भौगोलिक स्थिति है, पहाड़, रेगिस्तान, जो किसी भी हमलावर सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा है। अच्छा। फिर हैं ईरान के अपने हथियार और उसकी प्रशिक्षित सेना। स्रोत ने इस बारे में कोई बड़ा दावा किया है? हाँ, एक बहुत बड़ा दावा है। स्रोत का कहना है कि ईरान एक हफ्ते के अंदर अमेरिका को उतना सैन्य और आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है जितना अमेरिका को अफगानिस्तान या वियतनाम जैसे युद्धों में 20 साल लड़ने के बाद हुआ था। एक हफ्ते में? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर स्रोत के नजरिए को दिखाता है। लेकिन स्रोत का असली तर्क तो कुछ और है ना? वो हथियारों से ज्यादा उनकी व्यवस्था की बात करता है। कहता है कि ईरान की असली ताकत उसकी सरकारी संरचना में छिपी है, जिसे गिराना आसान नहीं है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये संरचना सिर्फ सत्ता बचाने के लिए नहीं है, ये विचारधारा को बचाने के लिए है। हर परत एक फिल्टर की तरह काम करती है ताकि सिर्फ सबसे कट्टर और वफादार लोग ही ऊपर पहुंच सकें। अच्छा। ये एक राजनीतिक सिस्टम से ज्यादा एक वैचारिक किला है, और स्रोत के अनुसार यही बात इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन बना देती है। तो क्या है ये परतें? इसे समझने के लिए हमें इसकी 5 परतों को देखना होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सबसे ऊपर है सुप्रीम लीडर, जिनके पास देश का अंतिम अधिकार है। सेना, सरकार, न्यायपालिका सब कुछ उनके नीचे आता है। वो देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो अगर किसी हमले में उन्हें कुछ हो जाता है, तब तो सिस्टम बिखर जाना चाहिए। यहीं पर दूसरी परत काम आती है, जिसका नाम है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें 88 चुने हुए धर्मगुरु होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही काम है, सुप्रीम लीडर पर नजर रखना। और अगर उनका पद किसी भी वजह से खाली होता है, चाहे वो मौत हो या अयोग्यता, तो 24 घंटे के अंदर एक नया सुप्रीम लीडर चुन लेना। तो ये एक तरह का इमरजेंसी बटन है, ताकि सत्ता का कंट्रोल कभी हाथ से न जाए और कोई शून्य पैदा न हो। लेकिन क्या ये 88 लोग मतलब स्वतंत्र रूप से किसी को भी चुन सकते हैं, या उन पर भी कोई वैचारिक दबाव होता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें तीसरी परत में मिलता है, गार्डियन काउंसिल। ये 12 लोगों की एक बहुत शक्तिशाली परिषद है। इनका काम ये सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी कानून इस्लाम के खिलाफ न बने। लेकिन इनका सबसे बड़ा काम है चुनावों को नियंत्रित करना। चुनावों को नियंत्रित करना कैसे? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति, सांसद या असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव तब तक नहीं लड़ सकता जब तक गार्डियन काउंसिल उसे मंजूरी न दे। यानी एक वैचारिक फिल्टर है। आप सिस्टम में तभी आ सकते हैं जब आप पहले से ही सिस्टम की इस्लामिक विचारधारा के प्रति वफादार हो। बिल्कुल सही। मतलब सिस्टम के अंदर से कोई बड़ा विरोधी पैदा ही नहीं हो सकता। सही कहा। अब आती है चौथी और शायद सबसे ताकतवर परत, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। ये ईरान की पारंपरिक सेना से अलग लगभग 2 लाख सैनिकों की एक एलीट फोर्स है, और देश के सबसे घातक हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे उन्नत ड्रोन और यहाँ तक कि पूरा परमाणु कार्यक्रम का नियंत्रण सीधे इनके हाथ में है। मतलब ये देश की सीमाओं के रक्षक नहीं है? नहीं, ये उस इस्लामिक क्रांति की विचारधारा के रक्षक है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब देश की सबसे बड़ी ताकत पारंपरिक सेना के पास नहीं, बल्कि एक वैचारिक गार्ड के पास है, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। और बात यही खत्म नहीं होती। स्रोत 5वीं और आखिरी परत का जिक्र करता है, जो है बासिज। बासिज, जी, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन इसकी तादाद हैरान करने वाली है। इसमें लगभग 1 करोड़ आम नागरिक हैं, छात्र, मजदूर, दुकानदार, जो इस्लामिक रिपब्लिक और सुप्रीम लीडर के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। 1 करोड़? हाँ, ये तो कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। बिल्कुल। इन्हें बुनियादी सैन्य ट्रेनिंग मिली होती है, और जरूरत पड़ने पर ये देश की रक्षा के लिए या आंतरिक विद्रोह को कुचलने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। तो ये तो एक तरह से अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को ही सेना बना देने जैसा है, जो विचारधारा से जुड़ी हो। सही समझे। तो अब आप पूरी तस्वीर देखिए। अगर आप सुप्रीम लीडर को हटा दें तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया लीडर ले आएगी। अगर आप चुनाव के जरिए सिस्टम बदलना चाहें तो गार्डियन काउंसिल आपको घुसने नहीं देगी। सही। अगर आप सेना से तख्ता पलट की कोशिश करें तो IRGC उसे कुचल देगी। और अगर आप सड़कों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करें तो बासिज की फौज आपके सामने खड़ी हो जाएगी। ये तो एक ऐसा किला है जिसके कई दीवारें हैं, किसी एक को गिराने से पूरा किला नहीं गिरता। बिल्कुल। समझ गई।
तो अगर सीधा हमला नामुमकिन है और इस किले को तोड़ना भी मुश्किल है, तो स्रोत के मुताबिक अमेरिका का प्लान बी क्या है? वो ईरान को कैसे चुकाना चाहता है? स्रोत के अनुसार अमेरिका की असली रणनीति ईरान में गृह युद्ध भिड़काने की है। गृह युद्ध? जी, वे ईरान के समाज को अंदर से तोड़ना चाहते हैं। स्रोत का मानना है कि ईरान की आबादी का लगभग 20 से 30% हिस्सा ऐसा है जो सरकार की नीतियों से असहमत है और पश्चिमी जीवन शैली की तरफ आकर्षित है। अमेरिका की योजना इन्हीं लोगों को हथियार देकर उन्हें सरकार और बाकी 70% आबादी के खिलाफ खड़ा करने की है, ताकि ईरानी ही ईरानी से लड़ें। और इस फूट को डालने के लिए ही आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल होता है, यही कहना है स्रोत का? हाँ, आर्थिक प्रतिबंध इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। स्रोत यहाँ एक बहुत मौलिक सवाल उठाता है, ईरान की खराब अर्थव्यवस्था का असली जिम्मेदार कौन है? क्या ये वहां की सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार है, या अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए हजारों प्रतिबंध हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का गला घोंट रखा है? लेकिन क्या स्रोत ये बताता है कि प्रतिबंधों से पहले ईरान की अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्या ये प्रतिबंध एक पहले से मौजूद समस्या को और बिगाड़ रहे हैं, या क्या वे ही असल जड़ हैं? स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाता, लेकिन उसका मुख्य तर्क ये है कि जब तक किसी देश पर इतने कड़े प्रतिबंध लगे हों कि वो अपना तेल नहीं बेच सकता, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तब तक आप उसकी सरकार के प्रदर्शन का सही आकलन कर ही नहीं सकते। तो वो एक तरह से कह रहा है कि ये तुलना ही गलत है? बिल्कुल। इसलिए स्रोत एक सीधी चुनौती देता है। क्या चुनौती? वो कहता है कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश सच में ईरानी लोगों का भला चाहते हैं तो उन्हें सारे प्रतिबंध हटा देने चाहिए, ईरान को दुनिया के साथ आजादी से व्यापार करने दें। अगर उसके बाद भी 5-10 साल में ईरान की सरकार अपने लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं कर पाती, तो ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि समस्या सरकार की नीतियों में है। और तब लोग खुद अपनी सरकार बदल देंगे? हाँ, लेकिन जब तक प्रतिबंध लगे हैं तब तक सरकार अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा बाहरी दबाव पर फोड़ती रहेगी। तो आज इस स्रोत की चीरफाड़ से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी रणनीति इसलिए सफल नहीं हो पा रही क्योंकि ईरान की सरकारी और सैन्य संरचना किसी एक व्यक्ति या एक संस्था पर निर्भर नहीं है। ये एक बहुस्तरीय विचारधारा पर आधारित किला है जिसे बाहरी सैन्य हमले से गिराना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए अमेरिका की रणनीति सीधी टक्कर की नहीं बल्कि देश को अंदर से कमजोर करने की है। आर्थिक प्रतिबंधों से जनता में बेचैनी पैदा करना और फिर उस बेचैनी का इस्तेमाल आंतरिक फूट डालकर गृह युद्ध जैसे हालात बनाने के लिए करना। और स्रोत अंत में एक चेतावनी भी देता है ना? जी, वो कहता है कि इस प्रक्रिया में ईरान एक और सीरिया या लीबिया बन सकता है जहां सालों तक खून खराबा चलता रहे। और अगर सरकार गिर भी जाती है तो लोकतंत्र नहीं आएगा, बल्कि सत्ता IRGC जैसे किसी क्रूर सैन्य गुट के हाथ में चली जाएगी जो अपने विरोधियों से और भी ज्यादा सख्ती से निपटेगा। ये विश्लेषण वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि किसी देश की सत्ता संरचना वैचारिक रूप से इतनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी हो और उसे अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से का कट्टर समर्थन भी हासिल हो, तो क्या बाहरी दबाव और आर्थिक प्रतिबंध कभी भी उस व्यवस्था में शांतिपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, या फिर इस तरह के दबाव का अंतिम परिणाम हमेशा एक विनाशकारी गृहयुद्ध ही होता है जहां सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ता है?